गया था? आप भूल गए क्या कि आज का डीजीपी बिहार का, इसको गोली शहाबुद्दीन ने मारी थी, और शहाबुद्दीन लालू जब तक चीफ मिनिस्टर है दम दलाता रहा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये नीतीश कुमार बने चीफ मिनिस्टर, तब वो जेल के अंदर गया है, तब वो जेल के अंदर गया। इस बात को समझना, ये आता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया है, ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हों उसको बोलते रहते हैं, और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं, और एक नेता नहीं बोलता, अनेक नेता बोलते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने कोविड-19 के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं की? जब दुनिया भारत के बारे में तारीफ कर रही थी, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भारत की तारीफ कर रहा था, जब यूएन का सेक्रेटरी जनरल भारत के आत्मनिर्भर की तारीफ कर रहा था, भारत के गरीब कल्याण पैकेज की तारीफ कर रहा था, तो राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे थे। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के मंच पर जाकर के शशि थरूर ने पाकिस्तान की तारीफ की है और भारत को गाली दी है? मालूम है कि नहीं मालूम है? याद है ना आपको? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि यही चिदम्बरम, भारत का पूर्व गृह मंत्री, ये कहता है कि अगर हम आ गए तो धारा 370 हटा देंगे, वापस ले आएंगे, धारा 370 ले आएंगे। अरे मित्रों, मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में और अमित शाह की रणनीति में एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया है, धारा 370 से धारा चाहिए। लेकिन ये लोग धारा 370 वापस लाएंगे। अरे जो अलगाववादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा तुम बोल रहे हो। क्या हो गया? उसके साथ साथ अगर देखो शशि थरूर को, अगर शशि थरूर की बात करो तो वो कहता है कि यहां पर मुसलमान जो है वो मुसीबत में, उनके बारे में अच्छा विचार नहीं रखा जाता। ये पाकिस्तान के मंच पर जाकर बोल रहा है शशि थरूर। ये है हमारे राष्ट्र, ये है हमारी राष्ट्र की चिंता करना। और अभी अभी भारत के लौह पुरुष श्री सरदार पटेल का जन्मदिन 31 तारीख को आ रहा है, 31 अक्टूबर को। तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों के बिल के बारे में देश भर का धरना 31 तारीख को रखा। ये है वो सबूत कांग्रेस के, जो अपने नेता को ही किस तरह की इज्जत देते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे कि यह अपवित्र गठबंधन से हमको छुट्टी पानी, ये अस्वाभाविक गठबंधन से भी छुट्टी पानी है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, मैंने सबके नाम लिए हैं, जनता दल यूनाइटेड के, हमारे बीजेपी के, हमारे वीआईपी पार्टी के, सबको विजय हासिल कराने में आपने मदद करनी है, आपने उनको ताकत प्रदान करना है, आपने उनको सफलता हासिल करनी है। और ये सफलता कैंडिडेट की सफलता नहीं होगी, ये सफलता बिहार की सफलता होगी, विकास की सफलता होगी, आपकी जीत होगी, अमन चैन की जीत होगी, और बिहार एक विकास के रास्ते पर चलेगा, ये मेरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। विश्वविद्यालय के चुनाव में मैंने देखा, जिस विश्वविद्यालय ने एक से एक ताज, एक से एक लोग पैदा किए, वह विश्वविद्यालय किस मुसीबत में पड़ गया लालू राज में, वो भी मैंने देखा। इसलिए शिक्षा कहां तक गई थी बिहार में, और शिक्षा कितने नीचे तक गई है, ये दोनों का अंदाजा मुझे है, जो आपके सामने खड़ा है कि मैं कह सकता हूं। लेकिन 2014 में मोदी जी ने भारत की राजनीति की रीति, नीति, चाल चलन, चरित्र सब बदल डाला, सब बदल। इससे पहले लोग नेता बनते थे नोट कमाने के लिए, इसके पहले नेता बनते थे मेवा खाने के लिए, इससे पहले नेता बनते थे कुर्सी सामने के लिए। लेकिन मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, और राजनीति में एक नया आयाम लिख डाला है, जो हम सबको ध्यान में आता है। अब मेवा नहीं खाना, आप सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना, ये मोदी जी ने सिखा दिया। आजकल तेजस्वी यादव अपने फोटो के साथ अपने पिता की तस्वीर नहीं लगाते,
जिसने जिसने जनता दल यूनाइटेड खड़ी की, उसकी तस्वीर आजकल गायब है। क्यों गायब है? इसलिए गायब है क्योंकि जनता जागरूक हो गई, मोदी जी ने जागरूक बना दिया। अब न जात पर न पात पर, काम के आधार पर वोट पड़ेगा, इस बात को उन्होंने सिखा दिया, इस बात को बता दिया। इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, कांग्रेस पार्टी बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, माले बात नहीं करेगा रिपोर्ट कार्ड का, क्योंकि इनका इतिहास ही लालो लाल है। ऊपर से नीचे तक समाज के विध्वंसकारी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ सीधे सीधे दिखता है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? याद है ना? उस समय लालू जी ने मजाक उड़ाया था कि 1,25,000 देगी, कब देगी, क्या देगी, मालूम ना। अब आपको क्या मालूम था कि आप यहां नहीं होंगे, आप रांची के जेल में होंगे। भविष्य के में क्या रखा है किसको पता? उनको क्या मालूम था कि मोदी जी दोबारा जीत करके आएंगे और बिहार को 1,25,000 करोड़ ही नहीं 40 करोड़ एक्स्ट्रा दे करके जाएंगे और बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे। ये बात किसको मालूम? 10,000 करोड़ रुपए दिया है शिक्षा में, 6,000 करोड़ रुपए दिया है स्वास्थ्य में, और ये 6,000 में मैं आरा का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं डुमराव का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का 1,200 करोड़ रुपए नहीं जोड़ रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा बिहार को आशीर्वाद देना है। 70 साल में बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज हुए। वैसे तो एक ही मेडिकल कॉलेज था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। 3 तो प्राइवेट क्षेत्र में थे जिसको सरकार ने बाद में लिया। लेकिन 2014 में हम स्वास्थ्य मंत्री बने, मोदी जी ने हमको यह आशीर्वाद दिया और बिहार में आज 14 मेडिकल कॉलेज है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। 8 मैंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है, 8, एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 250 करोड़ का है। बक्सर में उसका काम चल रहा है 300 करोड़ रुपए, पटना में उसका काम चल रहा है 350 करोड़। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैंने मंगल पांडे जी को कहा, मैं पटना में मेरा जन्म हुआ 1960 में, सब जगह तुम मांग रहे हो, पटना के लिए तुम मांगते ही नहीं कुछ, तो देखा नहीं मैं मांगूंगा। मैंने वहां 250 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया मोदी जी के आशीर्वाद से। जब नीतीश जी को पता चला तो नीतीश जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा तो पटना बनेगा, 5,000 बेड का हॉस्पिटल और 50,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। इसलिए 1,25,000 करोड़ से जोड़कर 40,000 करोड़ और एक्स्ट्रा बिहार को दिया। जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे आरा के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो प्रत्याशी हैं बठारा से भाजपा के, विजेंद्र यादव जी जो प्रत्याशी हैं संदेश और जदयू से खड़े हुए हैं, श्रीमती मुन्नी देवी जी प्रत्याशी शाहपुर, और प्रभुनाथ राम जी प्रत्याशी जदयू के, श्री कौशल विद्यार्थी जी प्रत्याशी तरारी, श्रीमती सुष्मी लता जी प्रत्याशी जगदीशपुर, श्री कामेश्वर कुशवाहा जी प्रदेश के जदयू के नेता, अशोक शर्मा जी जदयू के जिला अध्यक्ष, प्रेम रंजन जी चतुर्वेदी जी जिला के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष, श्री जीतू चौरसिया जी नगर अध्यक्ष, यहाँ सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी, माताएं बहनें, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, तपोभूमि पर, कर्म भूमि पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन है, आप सबका हार्दिक स्वागत है।
मित्रों, जब मैं बिहार की धरती की बात करता हूं तो मन से मैं ये मानता हूं कि यह धरती तपोभूमि है, कर्म भूमि है और देश को सामाजिक जगत से लेकर के, धार्मिक जगत से लेकर, अध्यात्म जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में सब में दृष्टि और दिशा देने का काम किया है। तो ये बिहार की पवित्र धरती ने किया है, इसको मैं नमन करता हूं। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। महात्मा बुद्ध की धरती, महात्मा गांधी के कर्म की चंपारण सत्याग्रह की धरती, चंद्रगुप्त की धरती, वीर कुंवर सिंह की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती और आजाद भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती, इसको मैं नमन करता हूं। अभी अमरेंद्र बाबू कह रहे थे कि मेरा संबंध है, संजय बाबू कह रहे थे मेरा संबंध है। मेरा संबंध तो है, लेकिन संबंध से ज्यादा संबंध यह है कि मैं इस धरती का ऋणी हूं, क्योंकि जो कुछ भी राजनीतिक चेतना मुझ में आई, जो कुछ भी मैंने जीवन में सीखा, वो सारी सीख मुझे मिली है तो इसी बिहार की धरती से मिली, और जिसकी शुरुआत आरा से होती है, इस बात को मुझको समझना। मेरे पिताजी ने 1947-46 में गोल्ड मेडल लेकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास किया था, और पहली बार वो 22-23 साल की उम्र के होंगे जब वो आरा जैन कॉलेज और महाराजा कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए थे। और यहाँ लगभग उन्होंने 5-7 साल का नौकरी भी की, पढ़ाया भी, और बाद में पटना विश्वविद्यालय चले गए, और पटना विश्वविद्यालय के बाद रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसलिए आरा से उनका संबंध और हमारा संबंध, जब मैं छोटा था तो मुझे वो गाड़ी पर ले आया करते थे। उन दिनों तो रोड भी छोटी हुआ करती थी, आने में भी बहुत समय लगता था पटना से। तब उस समय हमको वो जैन कॉलेज दिखाया करते थे, बोलते थे ये यहाँ मेरा क्लासरूम था, यहाँ मैं पढ़ाया करता था, यहाँ मैं घुमा करता था, यहाँ मैं क्रिकेट खेला करता था। तो आरा के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा है जिसको बचपन भूल नहीं सकते। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ ये सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है, इसके लिए मैं मित्रों, राजनीतिक दृष्टि से चर्चाएं चल रही थी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई हैं, मैं उसको दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ नई बातें जरूर जोड़ना चाहता हूं। हम सब लोग राजनीति में लंबे समय से हैं, सामने बैठे लोग और मंच पर बैठे लोग जिनके साथ में युवा काल में साथ था, मैं चेहरे पहचान रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना हो गया है कि बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो राजनीतिक चेतना वैसी ही जवान है जो पहले हुआ करती थी, वो मेरे को देखने को मिलता है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एक समय था जब राजनीति में, और मुझे याद है बचपन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता था तो कहते थे कौन जाति का है भाई, अगड़ा है, पिछड़ा है, केकर वोट मिली, केकर ना मिली, के साथ थे के ना थे साथ, ऐसी बातें सुनते थे। फिर ये भी सुनते थे कि ये तो बाहुबली है, एकरा के हराई। फिर ये भी सुनते थे कि एकरा सामने के लड़ी। और हमने ये भी सुना है अपने होशो हवास में कि जे हमारा सामने खड़ा हो स्वर्गीय हो जाए, ये हमने सुना है।